नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने साबित किया कि सपना कितने भी बड़े हो उन्हें सच किया जा सकता है। उनका नाम है स्टीव जॉब्स। वो शख्स जिसने एक गैरेज से शुरू करके एप्पल जैसी कंपनी बनाई और दुनिया की दिखाया कि नामुमकिन कुछ भी नहीं। उनकी ज़िंदगी की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो सोचता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, चाहे असफलता हो, रिजेक्शन हो या मुश्किल हो। स्टीव ने हर बार हार को जीत में बदला। आज हम उन्हीं स्टीव जॉब्स की 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऐतिहासिक और प्रेरणादायक भाषण को हिंदी में सुनेंगे। यह भाषण सिर्फ एक स्पीच नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। तो चलिए सुनते हैं उस आवाज़ को जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया। मैं आज दुनिया के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय में से एक से आपके दीक्षांत समारोह में आज आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। सच कहूँ तो मैंने कभी कॉलेज ग्रेजुएटेड नहीं हुआ हूँ और आज मैं पहली बार कॉलेज के ग्रेजुएशन सेरेमनी के इतना करीब पहुँच गया। मैं आपको अपनी जीवन की 3 कहानियाँ बताना चाहता हूँ, बस अधिक कुछ नहीं, बस 3 कहानियाँ। पहली कहानी डॉट्स को जोड़ने के बारे में है। मैंने 6 महीने के बाद रीड कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन वास्तव में छोड़ने से पहले लगभग 18 महीने तक वहाँ किसी तरह आता जाता रहता। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। एक्चुअली इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माता एक युवा और विवाहित ग्रेजुएट छात्र थे और वो मुझे किसी और को गोद लेने के लिए देना चाहती, मगर उसकी इच्छा यह थी कि मुझे कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही अडॉप्ट करे। अब इस प्रकार सब कुछ सेट था, यानी मुझे अडॉप्ट के लिए दिए जाना था और मैं ये वकील और उनकी पत्नी के द्वारा अडॉप्ट किए जाने वाला था। लेकिन अचानक ही उन्होंने अपना विचार बदल लिया और निर्णय लिया कि वास्तव में उन्हें एक लड़का नहीं एक लड़की चाहिए। इसलिए तब आधी रात को मेरे माता पिता जो तब वेटिंग लिस्ट में थे उनको एक कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप गोद लेना चाहेंगे। तो उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दिया। बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि जो लोग मुझे एडॉप्ट कर रहे हैं, दोनों पति पत्नी में से पत्नी तो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और जो मेरे होने वाले पिता हैं वो तो हाई स्कूल भी पास नहीं है। इसलिए मुझे जन्म देने वाली माता ने अंतिम एडॉप्ट पेपर पे साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों के बाद मुझे गोद लेने वाली मेरी माता पिता ने मेरी माँ से वादा किया कि वो मुझे कॉलेज भेजेंगे, और जब उन्होंने ऐसा वचन दिया तब जाके मेरी माँ आखिरकार मान गई। तो इस प्रकार से मेरी कुछ ज़िंदगी का शुरुआत हुई और 17 वर्ष के बाद आखिरकार कॉलेज गया। जैसे कि उन्होंने वचन दिया था वो उन्होंने पूरा किया, किंतु गलती से मैं स्टैनफोर्ड जैसा एक महंगे कॉलेज के लिए चुन लिया गया। अब मेरी वर्किंग क्लास माता पिता की सारी जमा पूंजी पढ़ाई में खर्च होने लगी। 6 महीने के बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व दिखाई नहीं दिया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ, और कोई आइडिया नहीं था कि यह कॉलेज आखिरकार मुझे किस तरह से मदद करेगी। और ऐसी जगह पे, ऐसी कॉलेज में मैं अपनी माता पिता की जीवन भर की पूरी जमा पूंजी खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और यह विचार किया कि लेट्स सी, जो होगा अच्छा होगा। तब इस समय तो यह सब कुछ मेरे लिए बहुत ही डरावना था, लेकिन जब मैं बीते हुए समय को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा निर्णय यही था। ऐसा इसलिए जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो मुझे जिन क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने उन्हें करना छोड़ दिया और मैंने केवल अपनी इंटरेस्ट की क्लासेस करने लगा। और यह सब कुछ वाकई इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के कमरे में ज़मीन पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतल को लौटाकर मिलने वाले पैसे से खाना खाता। मैं प्रत्येक रविवार रात को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता, जिससे कि सप्ताह में कम से कम एक दिन पेट भर के खाना तो खा सकूं। सही बताऊं तो ये सब करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तो मैंने अपने जीवन में जो भी अपनी जिज्ञासा और इंट्यू की वजह से किया वो बाद में मेरे लिए अनमोल साबित हुआ। चलिए उसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताता हूँ। शायद उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ पे कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरी कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेवल बहुत ही अच्छी तरह से
बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफी किया जाता था। क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता तो थी नहीं। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूँगा, उसे बहुत अच्छी तरह से सीखूंगा। मैंने सरीफ और सैन सरीफ टाइपफेसेस के बारे में बहुत अच्छे से सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच स्पेस वेरी करना सीखा और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छी बनाती है यह सारी चीज़ सीखी। यह बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था, इतना आर्टिस्टिक था कि उसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था और यह मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता था। तो उस समय जब मैं ये सारी कर रहा था, ऐसा कोई विचार मेरे मन में नहीं था कि आखिरकार मैं इन चीज़ों का प्रयोग अपने जीवन में कैसे करूँगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना मैकिन्टोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और यह खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अब अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में प्रवेश नहीं किया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइपफेसेस या प्रोफेशनल स्पेसेस पर नहीं होते। और क्योंकि विंडोज़ ने मैक की ही कॉपी की थी तो कभी पर्सनल कंप्यूटर में ये होता ही नहीं। अगर मैंने कभी ड्रॉप आउट ही नहीं किया होता तो मैंने कभी कैलीग्राफी की क्लासेस ही नहीं कर पाता और शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फ़ोन होते हैं वो होते ही नहीं। बेशक जब मैं ये कॉलेज में था तो भविष्य में देखकर डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद जब बीते हुए समय को देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट नज़र आता है। आप कभी भी भविष्य को देखकर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, आप केवल पीछे देखकर ही अलग अलग बिंदु को जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास करना ही होगा कि अभी जो भी हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर में कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में विश्वास करना होगा, अपने गर्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर, अपने कर्म में या किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा, उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यह बात आपको अन्य लोगों से अलग बनाएगी। चलिए मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के सब्जेक्ट पर है। मैं सौभाग्यशाली था कि मैं जिस चीज़ से प्यार करता था वो मुझे जल्दी मिल गई। वो जो और मैंने अपने पिता के गैरेज से एप्पल की शुरुआत की थी। तब मैं 20 साल का था और हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल की कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 मिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने 1 साल पहले मैकिन्टोश रिलीज किया और मैं 30 साल का हो गया था और कंपनी ने मुझे निकाल दिया। आप लोग सोच रहे होंगे अपनी ही बनाई कंपनी से मुझे कैसे निकाल दिया। जैसे कंपनी ग्रो करने लगी, हमने एक ऐसे बुद्धिमान आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल तो सब कुछ ठीक प्रकार से चलता रहा, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगी। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उस आदमी का साथ दिया। इस प्रकार 30 साल की उम्र में मुझे अपनी ही कंपनी से पब्लिकली निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी की पूरी एडर लाइफ का फोकस था वो अब खत्म हो चुका था और यह पूरी तरह से बर्बाद कर देने वाला था। मेरे जीवन में अब मुझे वास्तव में अलग कुछ महीने तक समझ में नहीं आ रहा था तो करूं क्या। मुझे लगा कि ये सब कुछ इतना आसानी से स्वीकार करके मैंने अपनी पीढ़ियों के उद्योगपतियों को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पकड़ और बॉयजनर से मिला और सब कुछ हो जाने पर मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का भी सोचा था, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए तो अभी भी मैं पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे पैसे में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई। कोई बात नहीं, मुझे अस्वीकार कर दिया गया, फिर भी मैं अपनी काम से तो प्यार करता हूँ ना, इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची और मैं ये सब तब देख नहीं पाया। किंतु अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ उस समय कुछ हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ अब एक बिगिन होने का हल्केपन में बदल चुका था और मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत ही अच्छा और हल्का महसूस कर रहा। इसी आज़ादी की वजह से मैं अपनी जीवन की सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा सका। अगले 5 सालों में मैं अपनी कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सल शुरू की और इसी दौरान मैं एक बहुत ही अमेजिंग लेडी से मिला जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सल ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इसी समय यह वर्ल्ड का सबसे सफल एनिमेटेड स्टूडियो है। अब लॉरेन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है।
मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला हो गया होता तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है, लेकिन आप अपना विश्वास मत खोइएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपनी काम से प्यार करता। आप असल में क्या करना पसंद करते हैं यह आपको जानना होगा। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है, उतना ही उस काम को खोजना भी जरूरी है जिससे आप सच में एंजॉय करते हो। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और वास्तविक रूप में संतुष्ट होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आपको वास्तव में एक बड़ा काम समझते हैं, और एक बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप करना पसंद करते हैं। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसे कि दिल से हर एक चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा। और जैसे कि अच्छे रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएगी। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। चलिए, मेरी दूसरी कहानी का सब्जेक्ट है मृत्यु यानी डेथ। तो जब मैं 17 वर्ष का था तो मैंने एक कोट पढ़ा था जो कुछ इस तरह था: यदि आप प्रत्येक दिन ऐसे जिए जैसे कि आपकी ज़िंदगी अंतिम दिन हो तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पर छाप छोड़ दी और तब से पिछले 33 वर्षों से मैंने प्रत्येक सुबह उठकर एक शीशे में देखा है और स्वयं से एक ही सवाल किया है: अगर आज का दिन मेरी ज़िंदगी का अंतिम दिन होता तो क्या मैं आज वह करता जो मैंने करने वाला हूँ? और जब भी लगातार कोई दिनों तक उत्तर नहीं होता है तो मैं समझ जाता हूँ कुछ तो बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि बहुत जल्द मर जाऊँगा, यह मुझे अपनी ज़िंदगी के बड़े निर्णय में सबसे ज़्यादा मददगार होता है। क्योंकि जब एक बार मौत के बारे में सोचता हूँ तब सारी उपेक्षाएं, सारा गर्व, असफल होने का सारा डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही शेष रह जाता है कि जो वास्तव में इम्पोर्टेंट है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है। किसी भी चीज को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप पहले से ही नंगे हैं। ऐसा कोई कारण नहीं कि आप अपने दिल का ना सुने। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे स्क्रीन हुआ जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे अग्नाशय यानी पैनक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे तो जानकारी भी नहीं थी कि पैनक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग पूरी विश्वास के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार इम्पॉसिबल है, यानी कि संभव नहीं है। और अब मेरा जीवन ज़्यादा नहीं, केवल 3 से 6 महीने का ही बचा हुआ है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि घर जाऊं और अपने सभी चीज़ें व्यवस्थित कर लूं, जिसका डॉक्टरी भाषा में मतलब था कि अब आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका अर्थ यह है कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो सारी बातें अगले 10 साल में करते वो अगले कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में कर लीजिए। इसका तात्पर्य वही था कि आप सब कुछ सही कर लीजिए कि आपके बाद आपके परिवार को कम से कम परेशानी हो, यानी कि आप सभी को गुड बाय कह दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिताया और शाम में मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरी गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरी अंत में एक एंडोस्कोपी डाला गया और एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहां मौजूद थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरी सेल्स को देखा तो वो रो पड़ा, क्योंकि सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैनक्रियाज कैंसर है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं अब ठीक हूँ। मृत्यु के इतना पास इससे पहले कभी नहीं पहुंचा और उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दशकों तक ना पहुंचे। तो यह सब कुछ देखने के बाद और भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन प्योर इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। कोई भी मरना नहीं चाहता है। आई नो, मुझे पता है, जहां तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वहां जाने के लिए मरना नहीं चाहते हैं। फिर भी मृत्यु वो स्थान है जिसे हम सभी शेयर करते हैं। आज तक उससे कोई नहीं बचा है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मौत ही एकमात्र इस जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह जिंदगी को बदलती है, पुरानी को समाप्त कर नए का रास्ता खोलती है। इस समय नए आप हैं, पर ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये सत्य है। आपका समय सीमित है, इसलिए किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए।
बेकार की सोच में मत फंसिए। अपने जीवन की दूसरों को हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज़ को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखिए। वह पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो और बाकी सब सेकेंडरी है। जब मैं छोटा था तब एक अद्भुत पब्लिकेशन द होल आर्ट कैटलॉग हुआ करता था, जो कि मेरी पीढ़ी की बाइबल में से एक था। उसे स्टुअर्ट ब्रांड नामक एक व्यक्ति, जो यहाँ मेलान पार्क से अधिक दूर नहीं रहते थे, उन्होंने उसे अपना पोएटिक टच देकर बड़ा ही जीवंत बना दिया था। ये 60 दशक का बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं हुआ करता था। सभी कैटलॉग्स को टाइपराइटर, कैंची और पोलराइटर कैमरे की मदद से बनाया जाता था। वो सब कुछ ऐसा मानो गूगल को एक किताब के रूप में बना दिया गया, वो भी गूगल के आने से 35 साल पहले। वो एक आदर्श था, अच्छी टूल्स और महान विचारों से भरा हुआ। स्टीवर्ट और उनकी टीम ने दी होल आर्ट कैटलॉग के अनेक संस्करण निकाले। अंत में एक अंतिम संस्करण निकाला। यह 70 के दशक का मध्य था और तब मैं आपकी उम्र का था। अंतिम संस्करण के पीछे कवर पर प्रातः काल की किसी गांव की सड़क का चित्र था। वो कुछ ऐसा सड़क थी जिस पर यदि आप रोमांचित हो तो किसी से भी लिफ्ट मांगना चाहेंगे। और उस चित्र के नीचे लिखा था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। यह उनका अंतिम संदेश यानी कि फेयरवेल मैसेज था जब उन्होंने साइन अप किया, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। और मैंने अपने लिए हमेशा यही मांगा। और जब आप सभी यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्टीव जॉब्स का ये हिंदी भाषण अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।